हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मुगल काल के राजस्व प्रणाली के बारे में। ठीक है, अकबर के द्वारा विभिन्न प्रकार की राजस्व प्रणालियाँ शुरू की जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने मुगल काल के मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पीछे वो पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मुगल काल के राजस्व प्रणाली के बारे में। तो आइए चलते हैं। मुगल काल में विभिन्न प्रकार के भू राजस्व प्रणालियाँ थी। भू राजस्व प्रणाली से क्या तात्पर्य है? भू राजस्व वसूल करने का तरीका। ठीक है, एक यहाँ पे है जागीरदारी। एक इसकी प्रणाली जागीरदारी थी, जिसमें अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दे दिया जाता था। जो अधिकारी होता था, अर्थात अगर सैन्य अधिकारी मान लिया जाए, अगर जिसके जो 100 सवार या 100 जात का जो सैन्य अधिकारी होता था, उसके अंदर 100 सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो जो 100 सैनिक के वेतन हेतु उसे नगद वेतन न देके उसे भूमि दे दी जाती थी, जिससे वह कर वसूली के द्वारा अपने सैनिकों का भरण पोषण करता था। ठीक है, या उन्हें वेतन दिया करता था। जोर तलब किसे कहा जाता था? ऐसी भूमि जहाँ पे जबरदस्ती या फौज के द्वारा राजस्व वसूली किया जाए, जो कि आसानी से राजस्व न दें और वहाँ पे फौज के द्वारा ही वसूली करना पड़े, यह ऐसी जो भूमि होती थी जोर तलब कहलाता था। ठीक है, जागीर के प्रकार देखें तो वतन जागीर जो होता था वंशानुगत रूप से होता था। वंशानुगत रूप अर्थात अगर किसी व्यक्ति के हाथों जागीर चला गया तो वह उसके पुत्र को होगा, फिर वह उसके पुत्र को होगा। इस प्रकार वंशानुगत जागीर जो है वतन जागीर कहलाता था। अलतमगा जागीर, यह बादशाह अगर किसी पे प्रसन्न हो तो उसे दान या प्रशंसा स्वरूप उसे जागीर दे देता था, तो ये अलतमगा जागीर कहलाती थी। ठीक है, ये जो जागीर है अल्तमगा जागीर, यह स्थानांतरण भी थी। अगर किसी पे प्रसन्न है तो उसे दे दी, अगर उस पर अप्रसन्न हुआ तो उससे जागीर छीन भी सकता था। ठीक है, बैबाकी, यह भी एक जागीर का प्रकार था। बैबाकी जो पुरानी जमींदार से छीनकर सुरक्षित रखी जाती थी, अर्थात अगर पुराने जमींदार सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं या कर की वसूली सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों से छीन के दूसरे जमींदारों को देने के लिए या दूसरे जागीरदारों को देने के लिए वो जो भूमि रखी जाती थी उसे बैबाकी जागीर कहा जाता था। ठीक है, आगे प्रणाली देखें। और जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली यह अंग्रेजों के समय में भी काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। राजस्व वसूली के वंशानुगत अधिकारी होते थे। जैसे गांव में अगर देखें, गांव या बहुत बड़े क्षेत्र में, तो एक प्रमुख जमींदार होता था, जिसके अंतर्गत सारे कृषक कार्य करते थे। ठीक है, इस पूरे भूमि पे इस जमींदार का ही नियंत्रण होता था, जिससे वह सीधे कर वसूली करता था। ठीक है, और यह कर वसूली करके यहाँ केंद्र को पहुँचाया करता था। तो इस प्रकार से ये जमींदारी प्रथा थी, जो कि वंशानुगत थी। वंशानुगत हमने अभी चर्चा की थी। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार में जमींदारी प्रथा है तो यह इसके पुत्र को भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वंशानुगत था। ठीक है, भूमि के प्रकार देखें तो मुगल साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की भूमि थी। खालसा भूमि, यह सीधे शासन के अंतर्गत आता था। ठीक है, शासक जो है, शासक वर्ग ही यहाँ से वसूली करता था अपने कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि, हमने जागीर के बारे में अभी चर्चा की थी कि किसी को भी जागीर जो दे दिया जाता था, ठीक है, वो वहाँ से वसूली करके राजा को देता था या शासक को प्रदान करता था। तो इस प्रकार ये जागीर भूमि होती थी। रैयती होती थी, मालगुजारी, जहाँ से वसूली आसानी हो। अर्थात यहाँ पे देखें, जो कृषक होते थे, छोटे छोटे कृषक जो होते थे, इनसे सीधे ही कृषक शासक के द्वारा वसूली की जाती थी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें आसानी से जो कर है वह प्राप्त हो जाता है तो ये रैयत कहलाते थे। ठीक है, और हमने अभी यहाँ पे एक जगह पे देखा भी था कि जहाँ पे जोर तलब कहलाता है, जो वैसी भूमि जहाँ पे हमें फौज के द्वारा वसूली करनी होती थी। ठीक है, परंतु रैयतों में आसानी से वसूली हो जाती थी। उत्पादन के आधार पर यहाँ भूमि के प्रकार देखें तो पूलज, यह काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। अभी के दौर में अगर देखें तो जैसे गंगा यमुना का दोआब वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार की जो भूमि होती थी पोलज भूमि कहलाती थी। ठीक है, परौती, यह जो पोलज से कम उपजाऊ होती थी। ठीक है, चांचर भूमि, जिसे एक बार कृषि करने के बाद 3-4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ऐसी भूमि को चाचर भूमि कहते थे। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो जो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे काटो और लगाव वाली जो पद्धति चलती है, ठीक है, तो वो चाचर व्यवस्था ही एक प्रकार से थी। बंजर भूमि, जहाँ पे कृषि के योग्य ही नहीं होती थी, यह बंजर भूमि होती थी। ठीक है, कृषक के प्रकार देखें अगर मुगल साम्राज्य में, तो काला तुरान, यह सुविधा प्राप्त कृषक होता था, जिसे राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, रेजारिया, यह इसे सुविधा नहीं मिलती थी राज्य की ओर से, यह स्वयं किसान होता था जो अपने अनुसार ही कृषि करता था। ठीक है, पाही कास्ट, मान लो पाही कास्ट क्या होता था, यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 गांव हैं, आसपास में 2 गांव हैं, यहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसकी जो भूमि है कृषि भूमि, ये दूसरे गांव में उपस्थित है। ठीक है, तो जब ये अपने कृषि भूमि में कार्य करने के लिए दूसरे गांव में जाता था तो उसे पाही कास्ट कहा जाता था। ठीक है, मुजारे जो
मजदूर हुआ करते हैं या जो स्वयं की भूमि पे खेती ना करके दूसरे की भूमि पे कार्य करते थे, उन्हें मुजारे कहा जाता था। ठीक है, जो वर्तमान मजदूर हैं। कर देखें तो अकबर के समय में 1/3 कुल फसल के जो उपज का 1/3 हिस्सा वसूल किया जाता था, जो कि औरंगजेब के समय में आधा हो गया। ठीक है, अर्थात अगर 10 किलो अनाज उत्पन्न कर दिए हैं तो उससे 5 किलो राज्य को दे दिया जाता। तो इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई। आगे देखें, करोड़ी पद्धति। ठीक है, यह भी एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें खालसा भूमि को बराबर भागों में बांट दिया। जो राजा के शासन में था, जो शासक के पूरे अगर कहें डायरेक्ट नियंत्रण में जो भूमि होती थी वो खालसा भूमि होती थी। ठीक है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और प्रत्येक भाग जो रहा उससे ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि प्रत्येक भाग से 1-1 करोड़ दाम की वसूली की जाए, कैसे भी करके। ठीक है, तो यह करोड़ी पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका जो अधिकारी था आमिल था, परंतु 1 करोड़ रुपए के दाम वसूल करने की वजह से इसे करोड़ी भी कहा गया। ठीक है, तो यह करोड़ी पद्धति थी। 10 साला प्रणाली क्या थी? अगर यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 10 साला प्रणाली की। जैसे एक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे उपज, उसकी जो कितनी उपज होती थी वो पिछले 10 वर्ष के उपज का उसमें औसत लगाया गया कि यहाँ पे कितनी उपज पिछले 10 वर्ष के औसत में हुई है। ठीक है, और उस उपज के उस क्षेत्र में कितनी दाम थी या कितनी कीमत होती थी उसका भी 10 साल का औसत लगाया गया और उसके अनुसार ही कर का निर्धारण किया गया। ठीक है, ये अकबर ने करवाया था। तो ये कहलाया 10 साला प्रणाली। यहाँ पे 10 साला का तात्पर्य यही है, 10 साल के अनुपात को लेके। तो यहाँ पे 10 साला प्रणाली ये हुई। ठीक है, यहाँ पे कर की जो कर तो जो था कुल उपज का 1/3 लिया जाता था। ठीक है, अगर कर के प्रकार देखें, अन्य प्रकार, तो प्रमुख जो कर होते थे भू राजस्व कर, हमने विभिन्न प्रणालियां चर्चा की भू राजस्व की जिससे कर वसूली की जाती थी। जजिया कर गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। ठीक है, इससे गैर मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए उनसे जजिया का नामक कर लिया जाता था। पेश कर, यह जो अधीनस्थ जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा वार्षिक रूप से एक नजराना पेश किया जाता था। ठीक है, ये पेशकर कहलाता था। टकसाल, अगर सिक्के जहाँ पे ढालने जाते थे वहाँ पे, जैसे सिक्के ढाले जाते हैं जहाँ पे, वो टकसाल कहलाता है। अगर वहाँ पे सिक्के कोई बदली करवाने आता है या एक्सचेंज कराने के लिए जो आता है तो उसको नए सिक्के देने के बदले उससे कुछ शुल्क वसूला जाता था। ठीक है, तो वहाँ से टकसाल का कर उत्पन्न होता, मतलब मिलता था। ठीक है, जब्त प्रणाली अगर राजद्रोह का केस है या ऐसा कुछ कार्य कर दिया गया है जिससे उसे उसके साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया तो उसकी जो संपत्ति जब्त हो जाती थी वो जब्त प्रणाली का कर होता था। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न प्रणालियां थी। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले मुगल भू राजस्व प्रणाली में जागीरदारी व्यवस्था देखा। ठीक है, आगे हमने जमींदारी प्रथा देखी, विभिन्न प्रकार के कृषक देखे। ठीक है, आगे हमने करोड़ी पद्धति और 10 साला प्रणाली के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।